वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर गाइस। टुडे आई एम फ्री और मैंने आपको जैसा कि बोला था कि थोड़ा सा मैं आउट ऑफ बिहार भी चल रहा हूँ और अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ तो मैं आपके लिए कुछ छोटा सा वीडियो एक बना देता हूँ जो आपके पीटी तथा मेंस दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तथा बेनिफिशियल होगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे GS2 और GS3 प्लस IR का कुछ टॉपिक्स होंगे और जो भी होंगे वो फैक्ट्स बेस्ड होंगे। तो ये पूरे टॉपिक में हम बात करेंगे। कुछ IR का पार्ट होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस की पार्ट होगी, ट्रेड की पार्ट होगी, कुछ ऐसे फैक्ट्स बेस्ड डेटाज होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये पूरी एपिसोड बहुत ब्रीफ एपिसोड होगी लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत एडवांटेजियस होगा। तो डियर गाइस, विदाउट डिलेइंग, बिना देर किए हुए हमें अपने टॉपिक को शुरू कर देना चाहिए। तो आज हम देखते हैं, सबसे पहला देख सकते हैं वर्क, ठीक है, वीमेन वर्कफोर्स। एक्चुअली यदि डेटा को देखते हैं ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशंस की यदि हम डेटा देखते हैं या ऑक्सफेम की यदि हम रिपोर्ट को देखते हैं तो यहाँ पर बताया जाता है कि महिलाओं की जो परसेंटेज है, जैसा कि आपने देखा होगा FAO का जो रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी, फरवरी मार्च तक आया था, कि यदि महिलाओं के जिस तरह से देश भारत में पुरुषों की कंट्रीब्यूशंस होती है, ठीक उसी प्रकार यदि महिलाओं के भी कंट्रीब्यूशंस कर दिया जाए तो भारत के GDP में एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। ठीक उसी आधार पर आज हम बात करने वाले हैं, एकदम सिंपल सी टॉपिक से, और इस पर आज डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सफेम की रिपोर्ट क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर, यदि हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो भारत में लगभग 80% ऐसी महिलाएं हैं जो इकोनॉमिकली एक्टिव वीमेन हैं। उनके पास इकोनॉमिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है, या कह सकते हैं उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए वो इकोनॉमिकली क्या है, अनसाउंडेड है। तो 80% ऐसे महिलाएं हैं जो इस तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में अपने आप को इन्वॉल्व होती है। और उसमें से देखा जाए तो 33% जो है एग्री लेवल्स हैं, खासतौर पे कृषि कार्य में वो संलग्न है। 48% ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड फार्मर्स की काम करते हैं। 20% सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, सेकेंडरी मिनटू से जहाँ पर हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशंस की बात करेंगे, ठीक है। और मात्र 18% ऐसी महिलाएं हैं, मात्र 18% वर्क फोर्स की बात करते हैं, वर्क प्लेस की बात करते हैं, तो मात्र 18% ऐसी महिलाएं हैं जो सर्विस सेक्टर, यानी जिसको हम टर्शियरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है, तो वो टर्शियरी सेक्टर में काम करती हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो महिलाओं की ये जो डेटा है, 80% इकोनॉमिकल एक्टिव वीमेन है, 33% वो एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर में बिलोंग करती हैं। प्राइमरी सेक्टर याद रखिएगा, जिसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। 48% जो है वो द्वितीय क्षेत्र पर काम करते हैं, सॉरी 20% जो है द्वितीय क्षेत्र में है, और 18% ओनली, मात्र आप कर सकते हैं, वह महिलाएं जो सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। लेकिन यदि हम ILO की रिपोर्ट देखते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके स्थापना आपने सुना होगा 1919, विश्व की सबसे पुराने अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी हेडक्वार्टर जेनेवा में है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि लगभग 95% से भी ज़्यादा भारत का जो वर्किंग वीमेन है वह इनफॉर्मल वर्क में इन्वॉल्व है। इज इट ओके। अब हम देखते हैं G7 ग्रुप 7 की हम बात करेंगे। जैसा कि ग्रुप 8 भी हो चुका था लेकिन रसिया को इससे हटा दी गई थी, ठीक है, 2014 में। तो अभी G7 हो चुका है और इसमें आपने देखा होगा कि बाइडेन, अमेरिकी के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत को इसमें सम्मिलित करने का, ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित करने का उन्होंने रिप्रेजेंट भी किया था। और उनकी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इसमें एक्टिवनेस भी है कि भारत ऐसे राष्ट्रों को इसमें मिला लिया जाए। वो मानता हूँ कि भारत एक डेवलप कंट्री नहीं है, उसके बावजूद तो ओवरऑल कहा जाए तो चीन की जो पॉलिसी है स्प्रेडनेस का, उसकी जो विस्तारवादी नीति है, उसे रोकने हेतु कहीं ना कहीं अमेरिका भारत को G7 में मिलाने की बात कर रही है और G7 का कह सकते हो स्प्रेड भी करना चाहता है, यानी विस्तार करना चाहता है। तो चूंकि हम बहुत ब्रीफ में आप बात करने वाले हैं, तो G7 के जो देश हैं वह लगभग दुनिया की जो पॉपुलेशन और वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन उसका 10% अपने अकेले कंट्रीब्यूट करती है, ओके। और वर्ल्ड की जो ग्लोबल जो GDP है उसका लगभग 31% जो है ये कंट्रीब्यूट करती है। यदि हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ग्लोबल हम कार्बन एमिशंस की बात करते हैं, तो ग्लोबल कार्बन एमिशंस में भी G7 ग्रुप 7 देशों की जो कंट्रीब्यूशंस है यह लगभग 21% आता है। तो यदि हम वेबसाइट जो अभी सबमिट हुई थी उस आधार पर देखा जाए तो इंडिया और चाइना, चूँकि हमें पता है कि भारत और चीन की जो बात करते हैं तो दुनिया में कहीं ना कहीं चीन वर्ल्ड में सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री के रूप में आता है, वहीं सेकंड स्थान पे भारत आती है। लेकिन कुछ रिपोर्ट ये भी बता रहा है कि 2023 तक भारत जो होगा चीन को पीछे कर देगा और भारत की जो आबादी होगी चीन से बहुत आगे हो जाएगी। तो ये दोनों जो राष्ट्र हैं वह पूरी दुनिया के सबसे बड़े जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं
और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट जीडीपी फिगर्स भी दुनिया में इनके पास रहता है, आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग। लेकिन अब प्रश्न होती है कि दोनों जो हैं G7 का पार्ट नहीं। अब चूंकि कहा जाए तो चीन तो डेवलप कंट्री है, लेकिन इसके बावजूद भी चीन को G7 में सम्मिलित नहीं किया गया। उसके पीछे रीजन्स है कि चीन की जो जीडीपी है ना, वह जीडीपी बहुत ज़्यादा उसका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन या कह सकते हैं सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि उसके ऊपर जो है जनसंख्या के बहुत बड़ा दबाव है। तो हम कह सकते हैं चाहे भारत हो या चीन हो, इनके पास आबादी भी अच्छी है, जीडीपी भी चल रही है, लेकिन जिस तरह से इसके कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा अभाव हो जाती है। तो G7 का ओवरऑल यदि डेटा की मैं बात किया तो ये आपको ब्रीफ में मैंने बता दिया। अब भारत और यूएई के हम ट्रेड की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि देखा जाए तो यूएई जो है यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा हुआ है। याद रखिएगा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो है वह 2021-22 के यदि हम बजट या कह सकते फिनेंशियल ईयर की बात करें तो यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ी ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। वहीं सेकेंड यदि देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट बन चुका है एक्सपोर्ट के रूप में। मतलब एक्सपोर्ट में लगभग 28 बिलियन डॉलर का इसका भारत के साथ मार्केटिंग हो रहा है। लेकिन इंपोर्ट की यदि हम बात करते हैं तो लगभग 45 बिलियन डॉलर का इसके ये इंपोर्ट भारत से कर रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दुनिया में भारत का थर्ड लार्जेस्ट जो ट्रेडिंग पार्टनर है, चाहे इंपोर्ट का हो या एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो सेकंड लार्जेस्ट हम बात करेंगे, ठीक है। तो यूएई जो है भारत की जो टोटल एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, उसमें लगभग 6% यूएई का कंट्रीब्यूशन है, या कह सकते हैं कि इसकी इसमें हिस्सेदारी आती है। वहीं इंपोर्ट की हम बात करते हैं पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो इसका 7.3% इनका इंपोर्टिंग में भी कंट्रीब्यूशंस आता है, ठीक है, आयात और निर्यात। तो निर्यात में इसका 7.3% और आयात में 7.3% तथा निर्यात में 6% इसकी आती है। यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है भारत में वह एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग वो 11.67 बिलियन डॉलर का होगा, जो भारत कह सकते हैं मेक्स इन नाइन्थ बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया। इस आधार पे 11.67 बिलियन डॉलर जिस तरह से यूएई भारत में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसकी यदि हम आंकड़े की बात करते हैं तो आंकड़े के आधार पर हम कह सकते हैं कि यूएई जो है भारत में 9वां सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला देश है। इज इट ओके? अब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम। एक्चुअली इंग्लैंड के साथ भी हमारा एक बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय समझौता हमारी हुई है, द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुई है, जो लगभग 13.1 बिलियन डॉलर 2020-21 में हुआ था। अब हम बात करेंगे ट्रेड हमारा रिलेशंस क्या है, यानी दोनों के बीच में जो व्यापारिक संबंध हैं, इस व्यापारिक संबंध के बारे में चर्चा करूंगा। तो चूंकि देखा जाए तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इन यूके इकोनॉमी में रहा, यानी 2021 की बात करते हैं तो 2021 में भारत जो है इंग्लैंड के दूसरा सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर्स के रूप में उभर करके आया है। और इंडिया के जो हमारा ट्रेड है वो हमारा जो है यूके के साथ, इंग्लैंड के साथ जो है वो हमारा सरप्लस में चलता है। सरप्लस का मतलब होता है हम प्रॉफिट के सौदा करते हैं उनके साथ, ठीक है। तो इंग्लैंड जो है वो सिक्स इंडिया एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रेड पार्टनर। तो अब देखिएगा जिस तरह से उन्होंने ब्रेग्जिट से अलग हुआ है, जैसे वो कह सकते हैं जो ब्रिटेन जो था वो यूरोपियन यूनियन से जब अलग हुआ, तो अलग होने के बाद इंग्लैंड जो है भारत को सबसे प्रभावशाली ट्रेड पार्टनर के रूप में भारत को वो देखता है। यदि हम जेट को यानी ज्वाइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी की बात करें तो वह ट्रेड बैरियर्स को भी बहुत सारा कम कर दिया है। भारत के साथ कर सकते हैं लिबरल यानी उदारवादी नीति के तहत वह भारत के साथ अपनी व्यापार नीति को और आगे बढ़ाना चाहती है। और उनकी जो लक्ष्य है वह लक्ष्य है कि लगभग 2030 तक वो अपने बायलेटरल जो ट्रेड है यानी द्विपक्षीय जो उनकी व्यापार समझौता है ना, उसको वो डबल करना चाहते हैं, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। लगभग वो कहते हैं कि हम 2030 तक भारत के साथ 100 बिलियन डॉलर का वो ट्रेड करने की बात कर रहे हैं। चूँकि भारत और इंग्लैंड की यदि हम ट्रेड की बात करते हैं तो डोमिनेटेड है। डोमिनेटेड किससे है? तो ये सर्विसेज से यानी सेवा से है, जो कहते हैं लगभग 70% ओवरऑल एनुअल जो हमारी कॉमर्स होती है 70% के लगभग हम इसके साथ बनाते हैं। यदि हम एफडीआई की बात करें 2020 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो 2020 में आप डेटा देख सकते हैं 2020 में जो हमारा एफडीआई हुआ वह लगभग 64 बिलियन डॉलर का हुआ। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत, इंडिया है ना, वर्ल्ड इन्वेस्ट रिपोर्ट यदि 2021 की बात करें तो पाँचवां लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ इनफ्लोज हुआ, यानी पाँचवां भारत सबसे ऐसा राष्ट्र हुआ जो इंग्लैंड से सबसे ज़्यादा एफडीआई को कंज्यूम किया या कह सकते हैं अट्रैक्ट किया है। तो ओवरऑल यदि बात किया जाए
तो ये सारे जो डेटास हैं डेट इज़ वेरी सिंपल्स हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ओवरऑल सारे डेटास के लिए फिर हम इसी तरह आपको, जैसे हम फ्री रहेंगे, आज तो ऐसे संडे है, तो फिर मैं छोटी-छोटी आपको वीडियो बना के दूँगा, जिससे कि आप भी अपडेट रहें और कुछ जानते रहें, कुछ सीखते रहें, जिससे कि आपकी परीक्षा में एक बूस्टअप, एक एनर्जेटिक आपको बनाते रहें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलेंगे।